प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत वजूद में आ चुकी है, वज़ीर आज़म हल्फ उठा चुके हैं। तहरीके इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुकी है, उसकी जानिब से अब एहतजाज की कॉल दे दी गई है और कहा गया है कि सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपना मैंडेट किसी को के पास जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आज उन फॉर्म 45 के ऊपर भी काफ़ी एतराज़ है जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किए, और बाद में अभी इस वक्त सूरत हाल यह है कि वो शायद या तो वेबसाइट से हटा दिए गए हैं या वो एक्सेस नहीं हो पा रहे। लेकिन बहरहाल एक मरतबा जो तमाम फॉर्म 45 हमारे सामने आए उसमें कुछ ओवर राइटिंग भी थी, कुछ उसमें शायद गलतियों की इस्लाह की गई थी या रिजल्ट्स तब्दील किए गए थे। बहरहाल उस पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को काफ़ी एतराज़ है कि फॉर्म 45 में हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उसका रिजल्ट और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी होने वाले फॉर्म 45 के रिजल्ट में न सिर्फ फ़र्क है बल्कि वो ओवर राइटिंग के जरिए फ़र्क क्रिएट किया गया है। ऐसी तमाम सूरत हाल में आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो बहुत ही अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबात से के अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसके अलावा ये एक बहुत तफसीली एलामिया है जिसमें 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इरादा भी किया गया है, और इस सिलसिले में जो हुकूमत है उसकी भी तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, ये भी इसमें कहा गया है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कानूनी हिकमत अमली क्या है, और वो जो कल एक फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों नहीं गई है बराह रास्त पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में आप समझते थे कि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, ये तो हुकूमत इनके लिए बनाना मुश्किल है, लेकिन देखते ही देखते आन की आन में हमने देखा है कि 2/3 अक्सरियत बन गई है तकरीबन। अब तो ये कानून साजी भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कानून साजी हो सकती है, और अगर कोई भी हुकूमत जब 2/3 हुकूमत बन जाए तो अपोजिशन फिर लामहल्ला तौर पर कमजोर हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं, ये तो आपकी तवक्कुआत के बरखिलाफ हुआ, 2/3 अक्सरियत बन गई? जी बहुत शुक्रिया। न कि सिर्फ हमारी तवक्कुआत के खिलाफ हुआ बल्कि शायद उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ भी हुआ। इसमें जो सबसे इल्लीगल और वाइड किरदार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अदा किया गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के ज़रिए, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें आवाम ने पीटीआई को वोट दे के उनके लिए रिजर्व होनी थी पीटीआई के वोट से या उन वोटरों के वोट से जिन्होंने पीटीआई को जनरल इलेक्शन में वोट दिया, इलेक्शन कमीशन माबदौलत ने ये फैसला दे दिया कि जी अवाम का फैसला एक तरफ, लेकिन उनका फैसला ये है कि जो पीटीआई को वोट पड़ा है उस वोट से हासिल होने वाली मखसूस नशिस्तें JUI, पीपल पार्टी, PMLN और MQM को दी जाए, जो उन्होंने दे दी है। लिहाजा ये इस तरीके से जो है 2/3 की अक्सरियत शायद उन लोगों को भी तवक्को नहीं थी जो सहूलतकारी कर रहे थे कि जी ये 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बन जाएगी। बहरहाल जो हो रहा है मुल्क के साथ बुरा हो रहा है, इंतहाई बुरा हो रहा है। मुआशी बदहाली तब ही हल हो सकेगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा। अब इन जेली और फर्जी तरीकों से जो हुकूमत बिठाई गई है, जिसकी कुल स्ट्रेंथ जनरल इलेक्शन में 17 है PMLN की, उसको 125-126 बना दिया। अजीब सा मजाक है पाकिस्तान के साथ। पीपल पार्टी MQM जिसने कोई सीट नहीं जीती है, तो शेर साहब अब ये जो उनको जनाब जी सही है, लेकिन ये जो आप जिस फैसले के बारे में आप फरमा रहे हैं, ये फैसला बहुत सारे लोगों की तवक्को थी कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। उसकी वजह ये भी है कि वक्त कम है, सेनेट इलेक्शन सर पे खड़े हैं या जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो सर पे खड़े हैं। आपने कानूनी तौर पर आपकी जमात ने ये क्यों मुनासिब समझा कि पहले हाई कोर्ट में जाए, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी तो मौजूद था, वो शायद फास्ट ट्रैक पर चले जाते आप?
असल में हम जिधर भी चले जाएं, मसला है हमारा कि हम एक तरफ हैं और निज़ाम की तमाम इकाइयाँ दूसरी तरफ हैं। तो लिहाजा कम ही फ़र्क पड़ता है कि हम हाई कोर्ट से शुरू करते हैं या सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं या किसी और इदारे के पास। जो मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हर महाज पे जो गिनौना खेल खेला जा रहा है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, ये बुनियादी तौर पे उन 85% पाकिस्तानियों के साथ ये खेल खेला जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट दिया। अब अजीब लम्हे फिक्रिया है कि 15% की मिनॉरिटी जो है वो 85% मेजॉरिटी को जो है रूल करने जा रही है और निज़ाम जो है 15% अक़लियत के साथ मिला हुआ है। अब देखते हैं कि ये मुल्क का क्या भला कर सकते हैं, किन लोगों का इन पे यकीन आएगा। बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है पाकिस्तान की हुकूमत को लेजिटिमेट करार देती हैं या समझती हैं या नहीं समझती हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं बशमूल वर्ल्ड बैंक और IMF के, क्या वो इन हालात में इस हुकूमत के साथ कोई डील करना पसंद करेंगे, जबकि खुद इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। बहुत संजीदा किस्म नवियत के मसले जो हैं मुंह खोले खड़े हैं और इन लोगों को इक़्तिदार की चीना जब्ती से दिलचस्पी है और मनासिब के बंदरबान से आपने खुद फरमाया, आपने कहा कि हम एक तरफ खड़े हैं, आपने कहा कि हम एक तरफ खड़े हैं और रियासत की दूसरी तमाम इकाइयाँ जो हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास इसके अलावा कोई चारा तो नहीं है ना कि आप इलेक्शन कमीशन के पास भी जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जाके केस लड़ते हैं, आप दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। तो जब आप इन इदारों के पास जा रहे हैं तो फिर क्या ये नामुनासिब नहीं है कि आप एक तरफ इन इदारों के पास इंसाफ लेने जाते भी हैं, दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि ये हमारी मुखालिफ सनत में खड़े हैं, फिर आप उन पर पूरा एतमाद भी नहीं कर रहे? हमारे जाने के अमल को आप इस एंगल से देखें कि हम अगर इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी रिजर्व सीटों की इस्तदा न करते तो क्यों कर अवाम पाकिस्तान को पता चलता कि इलेक्शन कमीशन उन वोटों को जो कि PTI को पड़े हैं और जिसके नतीजे में रिजर्व सीट PTI को मिलनी है, हजरत इलेक्शन कमीशन फरमा रहे हैं कि ये नून को दे दी जाए। तो इसी तरीके से हम निज़ाम के इस भयानक रूप को आश्कारा कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है इलेक्शन कमीशन का। इसी तरह अदालती निज़ाम को आप देख लें, कितनी मुश्किल से जो है हम बिल आखिर, जबकि हमारे उम्मीदवार अगवा हो रहे थे, कागजात छीने जा रहे थे, कैंपेन पे पाबंदी थी, झंडा फहराने पे पाबंदी थी और हत्ता के नॉमिनेशन पेपर 3/4 उम्मीदवारों के रिजेक्ट हो गए। इन हालात में जब हमारे पास सिर्फ निशान ही बचा था तो वो निशान भी ले लिया गया। तो लिहाजा ये जो ताने बाने हैं, ये एक पूरी साजिश है और इस साजिश का मकसद ही यही था कि चाहे पूरा पाकिस्तान PTI के पीछे क्यों ना हो, लेकिन हमने PTI को इक़्तिदार में आने से रोकना है। सही है। तो शेर अफजल मरवत साहब, अब आपके ये चलें, जो कुछ आप कह रहे हैं ये हुआ, लेकिन एक आपके पास हल ये भी है कि चूंकि आप पार्लियामेंट में चले गए हैं, आपने अब मामलात को, चीज़ों को तस्लीम कर लिया है, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको दावत दे रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, आइए मिसाके मुफाहमत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हो गया सो हो गया। आप क्या इस मिसाके मुफाहमत की जो दावत है इसको कबूल करने को तैयार नहीं है? जो हुआ सो हुआ तो बड़े ही आसान अल्फाज है जो आपने अदा किए। जो हुआ है वो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करने की साजिश हुई है। जो हुआ है वो मुल्क के साथ गद्दारी हुई है और जो हुआ है वो आईन के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दोबारा करवाए हैं, उन्हें फिर से वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कल जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से, उस पर आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि मुस्ताफ़ी हो जाए, पूरा का पूरा कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए। कंवर साहब, मैं आपको पहले सुनवाना चाहता हूँ अली जफर साहब ने क्या कहा है, जरा सुनिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। आज फॉर द रिकॉर्ड इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम डिमांड करेंगे आज के दिन इस हाउस से कि पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो 1 मिनट ऐसा ही मुतालबा असद कैसर साहब ने भी किया है। वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये भी सुन लीजिए। खवातीन के हमारे जो सीटें चीनी है, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो, इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो केस लेके जाए। कंवर दिलशाद साहब, इन हालात में और इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी हो जाने का मुतालबा दुरुस्त मालूम होता है आपको? देखा जी, ये सियासतदानों का तो हमेशा मुतालबा रहता है कि जब उनकी मंशा के बारे में, उनकी मंशा के खिलाफ फैसले आते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमीशनर को तकीद करते हैं, उनके मुस्तफी होने का मुतालबा करते हैं। ये तो शुरू से जो है 1956 से लेकर आज तक जब भी ऐसे फैसले आते रहे उन्होंने मुस्तफी होने का ही मुतालबा किया, जो कि खैर है उनके कहने पर तो कोई मुस्तफी नहीं होता। इसी तरह कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कह देते हैं, प्रेसिडेंट को भी कह देते हैं। लेकिन सबसे पहली अहम बात यह है कि इनको चाहिए था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला आते के फौरन बाद रात को ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन दाखिल करा देना चाहिए। वो उन्होंने दाखिल नहीं करवाई। वो इनकी तरह के मैं सुनता रहा, कहने ना हम तो सदारती इलेक्शन मनसूख का मुतालबा करेंगे मुलतवी करने का, और इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन को भी मुलतवी करने का मुतालबा करेंगे। भाई ये तो आईनी प्रोविजन है, सदर का इलेक्शन तो 30 दिन के अंदर लाजमी होना होता है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। तो वो उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस इलेक्शन को मुलतवी करती, लेकिन उन्होंने अपनी बात की इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए था। किस बुनियाद पे हाई कोर्ट चले गए। अब पेशावर हाई कोर्ट एक महतायत अदालत है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट में फैसला इनके हक में भी आ जाता है तो ला मोहल्ला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना था जी। तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने में इनकी क्यों ऐसी क्या परेशानियां हैं या क्या मज़ामत नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो आज सब सीटें भी अलॉट कर दी। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, तो उसमें बहुत देर लगेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महसूस करेगी भी कानून पर अमल दरामद हो गया है, हम उनमें कैसे मुदाखलत करें। तो वो उनको ये तो नोटिफिकेशन तो कलदम नहीं करार देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो अपनी गेम हार। तो कंवर साहब, दो हिस्से इस फैसले के, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिल सकती, और दूसरा हिस्सा ये है कि बाकियों में तकसीम कर दी जाए, जिससे मेंबर पंजाब ने इख्तिलाफ भी किया है। आप इन दोनों हिस्सों को लहदा कैसे देखते हैं, और खासतौर पर जो दूसरा हिस्सा बाकी सियासी जमातों पर तकसीम करने का, क्या आप समझते हैं कि जिस सियासी जमात को मैंडेट, यानी जितना मैंडेट मिला है उतनी ही रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं, या उनके मैंडेट से बढ़कर भी रिजर्व सीट्स दी जा सकती हैं? ये एक कानूनी पॉइंट आपका सही पॉइंट है, आपने बड़ी सही बात की है, इशारा दिया है आपने। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया ना, वो इलेक्शन एक्ट 104 के तहत कर दिया। उसमें सारा प्रोसीजर वही है जो उनके फैसले में लिखा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जो है आर्टिकल 51 और सब सेक्शन 6, उसमें एक अभाम है। उसमें अभाम यह है कि आपने पार्लिमानी पार्टियों को एक दफा जो सीटें अलॉट कर दें तो फिर दोबारा नहीं दी जा सकती। वो उसमें एक बाकायदा एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, अभाम भी है, लकोना भी है, और उसमें कोई खास नजरअंदाज भी कर दिया गया है पॉलिसी मैटर के तहत। लेकिन ये एक है, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 6 के तहत जाएंगे कि जनाब एक दफा किसी पार्टी को सीट अलॉट कर दी जाए तो दोबारा उसको पार्टी को सीट अलॉट नहीं की जाती। आर्टिकल 51 सब सेक्शन 6 के तहत बकौल
जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। लेकिन हमें उम्मीद नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं कि वो नोटिफिकेशन को भी करार दे सकते हैं, उनके पास तो बेपनाह आईनी इंटरप्रिटेशन करने के इख्तियारात हैं। तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पेशावर हाई कोर्ट में जाने की बजाय इनको चाहिए था वहाँ एक ही दफा फैसला कर। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आएगा वो तो चैलेंज होगा, दोनों सूरतों में चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं डायरेक्ट जाया जा सकता था। सर ये बताएं कि ये जो पीटीआई ने एक मुमासरत तलाश की और एक मुमासरत इलेक्शन कमीशन के सामने रखी भी और कहा कि 2019 में भी ऐसा हो चुका है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद में उन्होंने लिस्ट जमा कराई और उनको एक मखसूस नशस्त मिल गई थी, आप ये वाला जो आर्गूमेंट है इसको कैसे देखते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इसलिए तस्लीम नहीं किया कि आपने इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए? ये जो फैसला आया है ये हमने भी कई दफा चैनलों पे कहा कि जनाब ये पेशावर में जो है केपी में बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीटें दी गई हैं। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार आजाद साहब ने 2019 में, तो उसको बेस बनाने के लिए आगे बढ़े। ये फैसला जो आप फरमा रहे हैं, हमने भी बार बार कहा, ये जो डिसेंट नोट आया है अपना बाबर बरवाना साहब का, जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने यही चीज कोट की है जो हम भी कहते रहे, आप भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो फैसला जो था वो सिर्फ फैसला हो गया और बरवाना साहब का जो लिखा हुआ तहरीर था जी। कंवर साहब इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि पैराग्राफ नंबर 29 में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के पैरा नंबर 29 में ये लिखा है और कहा है कि जी आप जिस 2019 की जिस मिसाल का हवाला दे रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करें या कोई एविडेंस दें या कोई हवाला दें हमारे ऑर्डर का, तो वो आपने सबमिट ही नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अपने ही रिकॉर्ड का हवाला मांगना चाहिए था? ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है और खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस भी फैसला लिखते हैं उसमें खुद वो साइटेशन माजी के जो हवाले हैं उसको वो खुद हवाले भी दे सकते हैं और उसकी साइटेशन इदारे के पास मौजूद होती है। तो क्या ये मांगना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त था पीटीआई से? ये सारा जायजा जो हम भी ले रहे हैं कल से, ये सारा जायजा जैसे आपने फरमाया, ये सारा जायजा जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेगी। बहुत बड़ा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आप ये देखें, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जमीनी हकायक भी देखने और पूरे इन्वायरमेंटल को, माहौल को भी देखना होता है। आपको याद होगा कि जब ये इंट्रा फ्लोर क्रॉसी के बारे में जो केस किया तो जस्टिस सोहरत बंदियाल ने आइन से हटकर फैसला दे दिया कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कि हालात को कंट्रोल उन्होंने करना था। तो ये इसी तरह के हालात को कंट्रोल कर लिया और वो जनाब फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में फैसला आ गया, 25 सीटों में दोबारा इंतखाबात हो गए। तो ये चीजें भी सामने आएगी आपके सामने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो इस पर फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा कंवर साहब, अब ये बताइए, एक और मामला है, आज फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं। एक तो ये कि वो डेडलाइन जो 22 फरवरी की थी, यानी 14 दिन के अंदर अंदर अपलोड होने चाहिए थे, उसको इलेक्शन कमीशन मीट नहीं कर सका। एक तो इस पर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियों का दावा किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 लगाए हैं वो अगर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूं तो उसमें तो वो व्हाइटनर लगा के या बगैर व्हाइटनर लगाए ओवर राइटिंग की गई है, यानी 563 को 63 कर दिया गया और 322 को 122 कर दिया गया ओवर राइटिंग करके। तो मुझे आपसे पूछना यह है कि क्या अगर फॉर्म 45 के ऊपर ओवर राइटिंग मौजूद हो और उस पर दस्तखत किसी के भी मौजूद ना हो तो वो ओवर राइटिंग एक्सेप्टेबल होती है कानून की नजर में? यानी ये पहले भी एक प्रैक्टिस रही है इस तरह की ओवर राइटिंग की या व्हाइटनर लगा के उसके ऊपर नया फिगर लिख देने की, या ये कुछ नया हो रहा है इस दफा? ये जहर है, आपका पॉइंट बहुत वजनी है, मुझे अब पता चला, मैंने नहीं पढ़ा था जैसे आपने फरमाया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे हम देख रहे हैं कि अगर उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बार बार हदायत जारी की थी कि सेक्शन 90 के तहत और 95 के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत करने थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होंगे। अब अगर 45 फार्म पर दस्तखत नहीं है तो वो चैलेंज हो जाएंगे और बहुत बड़ा डोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये अब अच्छा किया ना इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी बता दी, वेबसाइट पर दिखा दिया ये इसके मामला है, कहीं दस्तखत है कहीं दस्तखत नहीं है, तो ये सारा चैलेंज हो जाएगा। इसको चैलेंज करने के दो तरीके हैं, या तो जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, या अगर कोई पार्लिमानी कमीशन बन गया इलेक्शन की बेकायदगी बेज़ाब्तगी को देखने के लिए तो ये वहां बड़ा काउंट हो जाएगा।
और जैसे आप मीडिया में फरमा रहे हैं इस पर बड़ी आवाज उठेगी, लेकिन बहरहाल इस पर इलेक्शन के पाकिस्तान ने तो अपना काम दिखा दिया और उनका भी साफ गोई से भी ये फार्म है, ये मुताबिक है। क्या ये फैक्ट्स फजिंग के जुमरे में आता है कंवर दिलशाद साहब, के टेम्परिंग के जुमरे में आता है? क्योंकि अगर ये तो एक बेसिक लॉ है कि अगर कहीं पर आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर जिम्मेदार अफसर के दस्तखत होने चाहिए, वो कहीं पर मौजूद नहीं है। और एक ही नंबर यानी कि अगर 622 है तो उसको 122 कर दिया गया और उसके दो फॉर्म अलग अलग फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो क्या ये टैंपरिंग के जुमरे में आएगा? इसके दो तरीके हैं। सबसे बड़ा अहम तरीका ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो 6 माह लग जाएंगे, 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगी तो 5 साल लग जाएंगे। इसका तो आसान तरीका यह है कि मुतालबा करें सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के सामने बाकायदा उनका एक पार्लिमानी कमीशन बनाए और पार्लिमानी कमेटी बना लें या उसी तरह का जुडिशल कमीशन बना लें जैसे कि 2014 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिर मुल्क की सरबराही बना था 3 रुकनी, उन्होंने फैसला 1-2 महीने में कर दिया था। तो खैर उनकी कहा कि बेकायदगी हुई है, मनोजन धांधली नहीं हुई, लेकिन वहां भी अगर ये इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का बन जाते हैं जुडिशल कमीशन तो ये सारे फारग 45 जो वेबसाइट पर दिखाए गए दस्तखत नहीं है तो मुमकिन है वहाँ एक बड़ा अहम फैसला आ जाए। ठीक, अच्छा ये बताइए सर कि एक इंटर पार्टी इलेक्शन हुए अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उसको अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज किया है और आज वो गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने कहा है कि जी ये दोबारा इलेक्शन ठीक नहीं हुए और उसमें उन्होंने बुनियाद एक तो ये बनाया है कि वोटर टर्नआउट काफ़ी कम रहा है, यानी 8 लाख वोटर रजिस्टर हैं इनके पीटीआई के और इसमें जो वोट डाले गए हैं वो सिर्फ 940 के करीब डाले गए हैं, तो ये तो बहुत ही कम परसेंटेज है। क्या आपके ख्याल में ये बुनियाद दुरुस्त है इलेक्शन को, इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह के अकबर बाबर साहब ने तो ठीक है, उनके साथ पार्टी का इख्तिलाफ चल रहा है 2011 से और जितने भी इलेक्शन होते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन तो वो ही बार बार उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं और इलेक्शन को चैलेंज भी करते हैं। लेकिन अब जो फैसला हमारे ख्याल में अब चूंकि इन्होंने इंतखाबात करवा दिए, जैसे भी करवा दिए, जैसे बाकी सियासी पार्टियां करवाती रहती है तो इन्होंने भी करवा दी हैं, तो मुमकिन है कि वो ऐसा कोई बाबर साहब की जो चैलेंज किया है वो उसको मुस्तरद कर देंगे। अब वो उसके ऊपर फैसला नहीं करेंगे, वो इसलिए कि बस बहुत हो गई है। इंटरनेट ने उनका अपना इंतखाबी निशान वापस ले लिया, सारा कुछ हो गया, इंतखाबी हो गए, पार्टी हुकूमतें भी इनके बन गई, केपी में जगह जगह लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं। तो नजर ये आएगा कि अब इस पार्टी का इलेक्शन जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा और अकबर एस बाबर की दरखास्त। एक और जो नुक्ता उठाया गया वो ये है कि जिन लोगों ने, जिन उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है वो उनको पीटीआई से निकाला जाए, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं हो सकते, इसको आप कैसे देखते हैं? देखा जी, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी हिस्सा है। बिलावल जरदारी साहब जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर हैं और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन है। उनके बंदे बाकायदा कौमी असम्बली भी है, सूबाई असम्बली भी है, वजारतें भी मिल जाएगी, सुबह मिली गई है खैर कराची में। तो लेकिन बहरहाल ये मामला ऐसा दूरदेशी का नहीं आता कि जी उनको निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये मामला नहीं होता। फिर तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन में जद में आ जाएगी। तो वो भी इसी तरह दो किश्ती में सवार है ना वो भी। तो ये मामला नहीं जाएगा। ये मेरा ख्याल में इलेक्शन पाकिस्तान को ऐसी दरखास्तों पर गौर नहीं करना चाहिए। बिला वजह तनकीद होती है, गालियां खाते हैं, तनकीद होती है, मुस्तकिल होते हैं, ऐसी दरखास्तों को साबिक तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर सरदार रजा थे, इस तरह हमारे काजी फारूक साहब थे, जस्टिस शाह साहब थे, वो इस तरह की दरखास्तों को उसी टाइप चैम्बर में कर देते थे रिजेक्टेड, बस खत्म भाई, नो नोटिस। तो ये सारे मामला तो इस तरह देखे इलेक्शन में पाकिस्तान को चाहिए कि जो छोटी छोटी दरखास्त तो आती जाती रहेंगी, रेजगारी टाइप दरखास्तें मसरूफ करें सबको। ठीक है। और आपने एक तरफ उन्होंने जो फैसला कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो सेक्शन 104 के मुताबिक किया, दुरुस्त किया है, बिल्कुल ठीक किया। इससे आगे वो जा नहीं सकते थे। आइन में तरमीम करने की उनको गुंजाइश नहीं थी, आइन की इंटरप्रिटेशन करने की ईसीपी के पास इख्तियार नहीं थे। उन्होंने 104 के तहत फैसला कर दिया। अब आपके अदालतें खुली, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।